वेलकम यू ऑल नॉलेज सीकर्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल N3 में, दैट इज़ नेटवर्क नोड एंड न्यूरल। आज है हमारा एपिसोड 2 ऑफ लर्निंग एवरीथिंग अबाउट यूआरएल। एवरीथिंग अबाउट यूआरएल सीरीज़ में हमारा दूसरा एपिसोड है जो कि सिक्योरिटी सेगमेंट ऑफ यूआरएल के बारे में है, जिसमें हम लोग सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे कि कैसे एक यूआरएल सिक्योर रहता है। तो हम ये जानेंगे आज। सबसे पहले ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो हम लोग जानने वाले हैं। पिछली बार मैंने सिर्फ HTTP और HTTPS के ही बारे में बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट HTTP, HTTPS और HTTPS के अंदर हम लोग SSL और TLS एन्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, SSL सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे और उसका वर्कफ्लो जानेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो SMTP प्रोटोकॉल के बारे में भी जानेंगे, मेल टू और फाइल प्रोटोकॉल के बारे में भी जान रहे होंगे। ठीक है, और प्लस कुछ एन्क्रिप्शन मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप लोग रियल लाइफ में भी इसको देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, AES भले आपको रियल लाइफ में भले ऐसे ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल ना मिल जाए, लेकिन AES एन्क्रिप्शन भी बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एन्क्रिप्शन मेथड्स में भी इसका नाम है। मतलब कि ये एक ऐसा एन्क्रिप्शन मेथड जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है और मेजरली गवर्नमेंट वेबसाइट्स के अंदर भी इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ AES एन्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ जो कि है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है ये तो हम पहले ही पढ़ लिए थे कि प्रोटोकॉल एक तुम्हारा स्कीम है, एक यूआरएल स्कीम है जो कि तुम्हें बताता है कि एक ब्राउज़र और एक सर्वर के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके और उस ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कैसा डेटा कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे डेटा फ्लो करना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा बताता है प्रोटोकॉल। तो कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं यानी स्कीम जिन्हें बोलते हैं, तो वो देख लो। जैसे HTTP होता है, HTTPS होता है, FTP, SMTP, मेल टू अ फाइल। HTTP जानते ही हो सब लोग, वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जिसमें सिक्योरिटी लेयर नहीं होती है, जिसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और वो बिल्कुल सिक्योर नहीं होता है। कोई भी MITM का इस्तेमाल करके उसके अंदर जो भी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको स्निफ कर सकता है। ठीक है, फिर आता है HTTPS। HTTPS एक सिक्योर्ड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो क्या करता है कि जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर, उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजता है। ठीक है, और FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये तुम्हारा क्या करता है, जो फाइल्स होती है नेटवर्क के अंदर, मतलब नेटवर्क के थ्रू वो तुम्हारी फाइल्स को तुम फेच या गेट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ नोन एज FTP। FTP एक सर्विस भी है जिसको मैं कभी लाइव भी दिखाऊंगा कि FTP प्रोटोकॉल से हम कैसे कोई फाइल, नेटवर्क के अंदर कोई फाइल है, किसी सर्वर के नेटवर्क के अंदर कोई फाइल है, मैं उस फाइल को भी एक्सेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग FTP। ठीक है, और SMTP भी एक मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ब्राउज़र, मतलब ब्राउज़र कह रहा हूँ, एक यूज़र मेल है और एक रिसीवर मेल है। इसमें इस सेंडर मेल से रिसीवर मेल में कैसे मेल ट्रांसफ़र होता है वो हम पढ़ेंगे SMTP प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, और मेल टू प्रोटोकॉल भी एक्चुअली ये एंकर बेस्ड प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है कि तुम्हारा जो प्रोटोकॉल ये यूज़ करते हैं तब जब तुम्हारा कोई मेल ट्रांसफ़र करना होता है बाय यूजिंग योर OS सिस्टम्स, मतलब तुम्हारे सिस्टम के अंदर जो मेल एप्लीकेशन वगैरह है उसके थ्रू हमें कोई मेल सेंड करना है तो हम यूज़ करते हैं इस मेल टू प्रोटोकॉल का, जिसके अंदर जो कि एक एंकर बेस्ड है। एंकर बेस्ड का मतलब क्या है वो हम अभी जान लेंगे, अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फाइल बेस्ड, ये फाइल प्रोटोकॉल जो है ये तुम्हारा लोकल सिस्टम बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई फाइल लोकल सिस्टम से ओपन करनी है अपने ब्राउज़र के अंदर तो तुम यूज़ करोगे फाइल प्रोटोकॉल के अंदर, फाइल प्रोटोकॉल। ठीक है, इन सब का भी प्रैक्टिकल मैं दिखाऊंगा, तो अभी मत टेंशन लेना कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल दिया, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा, सर के ऊपर चला गया। इसके बारे में भी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। 110% है कि गारंटी समझ जाओगे कि बात किस बारे में कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो इस तरह के अलग अलग इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि अलग अलग तरीके के भी होते हैं प्रोटोकॉल्स। ये जो तुम्हारे चारों दिख रहे हैं ये तुम्हारे सारी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, और सॉरी ये तीनों नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और ये जो तुम्हारा दोनों प्रोटोकॉल्स हैं ये प्रोटोकॉल तुम्हारा यूज़ करते हैं एंकर बेस में, जो कि तुम्हारा ब्राउज़र URL में यूज़ नहीं होता है पर ब्राउज़र एंकर टैग्स के अंदर यानी लिंक्स के अंदर
जब तुम कोई मान लो कोई नेविगेशन बटन, जैसे मान लो ये नेविगेशन बटन है, इसके अंदर क्लिक करूँगा तो एक एंकर टैग के अंदर, इसके अंदर एक एंकर टैग लगा होगा जो किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट में खुलता है, ठीक है। वैसे ही एक एंकर टैग के अंदर मेल टू ऑपरेटर का यूज़ करके हम मेल सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल हो गया, और ये जो है ये लोकल सिस्टम बेस्ड प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के लिए हैं ताकि आपको अलग अलग टाइप के समझ में आए कि बात किसके बारे में, कब किसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। HTTPS प्रोटोकॉल क्या है? HTTP प्रोटोकॉल ही है, बस उसमें SSL एनक्रिप्शन ऐड हो जाता है, एनक्रिप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर। ब्राउज़र सर्वर के बीच में एनक्रिप्ट जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। और HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? अनसिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTPS का अनसिक्योर्ड वर्जन है, सॉरी यहाँ पे HTTPS होगा, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTPS यूज फॉर जनरल वेब ट्रैफिक, मतलब कि कोई ऐसा डेटा जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो जिसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई सेंसिटिव डेटा फ्लो नहीं कर रहे हो आप, तब आप HTTP का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर FTP यूज फॉर ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स थ्रू लेस सपोर्टेड बाय मॉडर्न ब्राउज़र्स। मॉडर्न ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जनरली मॉडर्न ब्राउज़र्स इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, बट टर्मिनल्स इसको फुली सपोर्ट करते हैं। जैसे आपको मान लो कभी कोई किसी सर्वर के अंदर आपको कोई FTP सर्विस रन करती हुई दिखाई देती है, तो आप उस FTP सर्विस को यूज़ कर सकते हो टू गेट देयर फाइल्स, ठीक है। मतलब उस सर्वर के अंदर जो फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही हैं उस नेटवर्क में, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग FTP, ठीक है। मैं समझा दूंगा, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी करके दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो बस कमेंट करके बता देना कि FTP का एक प्रैक्टिकल दिखा दो, मैं बिल्कुल दिखा दूंगा भाई, ठीक है। फिर मेल टू प्रोटोकॉल सिंपल सा है। यूज़र ईमेल क्लाइंट, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो क्लाइंट मेरे में जैसे आउटलुक है, तो मैं भी आप लोग को करके दिखाऊंगा। मेल टू प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके वो आउटलुक अपने आप खुल जाएगा और उसके अंदर जो मैं डेटा डालना चाहूँगा वो अपने आप डाला जाएगा और बस आपको सेंड दबाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेल टू प्रोटोकॉल। और जो फाइल प्रोटोकॉल है वो आपके लोकल मशीन से जो डेटा जो फाइल है उसको एक्सेस करने के लिए हम फाइल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आता है HTTP और HTTPS का डिफरेंस। HTTP और HTTPS का डिफरेंस मैंने पिछली वीडियो में ही क्लियर किया था, लेकिन फिर यहाँ पे भी देख लो, छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। HTTP सिक्योर नहीं होता है, HTTPS सिक्योर होता है। इसमें कोई इंक्रिप्शन यूज़ नहीं होती है, इसमें इंक्रिप्शन यूज़ होती है, SSL TLS इंक्रिप्शन यूज़ होती है, ठीक है। और फिर जो इसमें जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड इन प्लेन टेक्स्ट, और इसमें डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है। इसमें इसका जो प्रीफिक्स है वो HTTP होता है, और HTTPS का जो प्रीफिक्स होता है वो HTTPS होता है, ठीक है। ये याद रखना कि इसके आगे जो कॉलन लग रहा है, कॉलन के आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश हैं। मेल टू में कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता, फाइल में 3 फॉरवर्ड स्लैशेस होते हैं, तो मतलब ये भी याद करके चलना, ठीक है। पोर्ट नंबर इसका HTTP का 80 होता है, और पोर्ट नंबर HTTPS का 443 होता है। इसकी सिक्योरिटी लो होती है और HTTPS की सिक्योरिटी हाई होती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें इंक्रिप्शन यूज़ हो रहा है तो HTTPS का सिक्योरिटी तो हाई होगा ही। इसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं यूज़ हो रहा है, कोई भी बीच में से आकर के डेटा उठा सकता है नेटवर्क में से, तो उसके लिए सिक्योरिटी लो ही है। और अगर कोई भी डेटा उठा सकता है तो भाई कौन पागल होगा जो उसमें अपना इंपॉर्टेंट डेटा शेयर कर रहा होगा, सीधी सी बात है, राइट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में, दैट इज़ SSL। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं SSL क्या है, TLS क्या है, और SSL सर्टिफिकेट्स क्या हैं, इन सब के बारे में अभी अब जस्ट बात करेंगे कि HTTPS के अंदर ये सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी आ रही है वो आ कैसे रही है। हम उसके अंदर SSL TLS लेयर की बात करेंगे, ठीक है। SSL TLS लेयर कुछ ज़्यादा नहीं है। SSL TLS लेयर इज़ द हैंडशेक बिटवीन अ ब्राउज़र एंड सर्वर, जिसमें कीज़ का एक्सचेंज होता है और जो कि TLS इंक्रिप्शन की मदद से होता है। सिंपल मीनिंग यही समझ लो। बाकी अगर आपको थ्योरी इसका मैं बता दूं तो SSL और TLS दोनों ही क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब कि ऐसे प्रोटोकॉल जो क्रिप्टोग्राफिक हैं, मतलब कि जो एनक्रिप्टेड हैं, ठीक है। ऐसे प्रोटोकॉल जो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है।
SSL बनाया गया था बाय नेटस्केप इन 1990s टू सिक्योर डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड सर्वर। वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, उसको सिक्योरिटी मतलब सिक्योर ट्रांसफ़र करने के लिए SSL को बनाया गया था। और इसको बनाया था नेटस्केप ने इन 1990s, ठीक है। और HTTP इज़ बेसिकली द सेम ओल्ड HTTP बट विथ SSL TLS। HTTPS क्या है? HTTP ही है, बस उसके साथ SSL और TLS प्रोटोकॉल, SSL और TLS एन्क्रिप्शन ऐड हो गया तो HTTPS बन गया। दैट्स इट। फॉर एस्टैब्लिशिंग सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, SSL यूजेस अ डिजिटल सर्टिफिकेट कॉल्ड SSL सर्टिफिकेट। दोनों मतलब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन जनरेट करने के लिए एक मीडियम का यूज़ किया गया जो वेरिफिकेशन का काम करता है, दैट इज़ नोन एज SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। अब SSL सर्टिफिकेट के बारे में और जानेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे, तब तक के लिए सब्र रखो भैया, थामा। तो SSL हैज़ अ सीवियर वल्नरेबिलिटीज़। देखो, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि SSL मार्केट से जा चुका है। SSL की जगह TLS है। TLS एन्क्रिप्शन को ही हम लोग यूज़ करते हैं, SSL नहीं यूज़ करते। SSL लोग अभी भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग SSL यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोग को पता चले कि SSL है क्या। बाकी SSL जो है वो हट चुका है, SSL की जगह अब TLS ने ले ली है। और TLS क्या है? TLS SSL का ही अपग्रेडेड वर्जन है। SSL के अंदर बहुत सारी कमियां थी जो हमको पूडल और बीस्ट अटैक के बाद में पता चला। अब मैं आपको लोग को होमवर्क देता हूँ एक, आप लोग पूडल और बीस्ट अटैक के बारे में पढ़ो और उसके बारे में जो जानो वो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो SSL और TLS दोनों ही एक ही चीज़ है, बस TLS जो है वो SSL का अपग्रेडेड वर्जन है। जो भी वल्नरेबिलिटीज़ SSL के अंदर फाइंड की गई थी उसको TLS में फिक्स कर दिया गया। मतलब कि SSL के अंदर कुछ कमियां आई, उस कमियों को फिक्स कर दिया, उसका नाम TLS कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। Although the term SSL certificate is still used, websites now rely on TLS to protect data in transit। देखो, जो ही मैंने अभी बताया, जो कि जस्ट मैंने अभी बताया कि SSL सर्टिफिकेट अभी भी टर्म इस्तेमाल किया जाता है डेटा ट्रांसमिट करते वक्त। हम लोग ये जानते हैं कि SSL सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सिक्योर कनेक्शन, और जो कि आज भी इस्तेमाल होता है SSL सर्टिफिकेट। लेकिन जो उसके अंदर एन्क्रिप्शन यूज़ होती है वो होती है TLS एन्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ, और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है नोट में, दैट इज TLS इज द सक्सेसर ऑफ SSL एंड ऑफर्स इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस बाय एड्रेसिंग वल्नरेबिलिटीज फाउंड इन SSL। जो भी वल्नरेबिलिटीज SSL के अंदर पाई गई थी उन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करके उसको SSL से TLS में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट इज SSL एंड TLS। अगर TLS को भी पढ़ना चाहते हो तो बहुत सिंपल मीनिंग है। TLS इज द ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इज ए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल दैट एंश्योर्स secure communication by the internet using TLS encryption to protect data exchange between clients and server। समझ गए? एक इन क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इंटरनेट में बाय यूजिंग TLS एन्क्रिप्शन टू प्रोटेक्ट एक्सचेंज डेटा बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। जो डेटा क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में जा रहा है उसको सिक्योर वे से ट्रांसमिट करना, उसको सिक्योर वे से डेटा को इधर से उधर भेजना, वही काम है TLS का, ठीक है। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, दैट इज IETF। ये 1999 में आया था बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग फोर्स, दैट इज IETF, एज अ सक्सेसर ऑफ SSL। वही SSL ही है। SSL की कुछ चीज़ों को फिक्स करके उसको TLS बना दिया। बनाया कब? 1999 में। बनाया किसने? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने, ठीक है। Now addressing its vulnerabilities while improving encryption strength and overall security। जैसा मैंने अभी बोला, उसकी सारी वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढा और उसकी कमियों को अच्छे तरह से निखारा, मतलब उसकी कमियों को सुधारा और उसकी एन्क्रिप्शन स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया और ओवरऑल सिक्योरिटी को बढ़ा दिया, दैट इज़ नोन एज TLS, दैट्स इट, ठीक है। अब हम बेसिकली ये चीज़ पहले जान लो कि TCP हैंडशेक, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आया होगा TCP/IP हैंडशेक के बारे में। TCP/IP हैंडशेक इज़ द सिंपल एंड वेरी एसेंशियल थिंग इन दिस इंटरनेट।
हर जगह ये इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। मेजरली लोग पूछते हैं टीसीपी हैंडशेक क्या होता है। इसको हम लोग 3 वे हैंडशेक भी कहते हैं। मैं लिख ही देता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज 3 वे हैंडशेक। ठीक है, इसको 3 वे हैंडशेक भी कहते हैं। ठीक है, 3 वे हैंडशेक का मतलब क्या है? ब्राउज़र क्या करेगा, सर्वर को पहले एक सिन पैकेट भेजेगा, फिर सर्वर क्या करेगा, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा, और ब्राउज़र क्या करेगा, उसको एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। ये तीनों पैकेट जब सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाते हैं, मतलब कि जब यहाँ से ये ऐसे गया और फिर ये वापस घूम के ऐसे आया, फिर वापस घूम के ऐसे चला गया, तो जब यहाँ से और यहाँ से ये पूरा कनेक्शन एक क्लोज हो जाता है, तब कहते हैं कि एक कंप्लीट टीसीपी हैंडशेक कंप्लीट हुआ, जिसको हम 3 वे हैंडशेक कहते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट पैकेट यहाँ प्रोवाइड करने के बाद सर्वर को पता चल जाता है कि ब्राउज़र से वो कनेक्ट हो चुका है। हम लोग अभी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि ब्राउज़र सर्वर से कनेक्ट होता है, फिर डेटाबेस से डेटा लेता है, फिर डेटाबेस से डेटा लेकर के ब्राउज़र को भेज देता है। तो पर कनेक्ट होता कैसे है ब्राउज़र सर्वर से? वो कनेक्ट होता है बाय यूजिंग टीसीपी हैंडशेक। ठीक है, जिसको हम लोग 3 वे हैंडशेक भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि ब्राउज़र सबसे पहले एक सिन पैकेट भेजेगा कि भाई मैं तुझसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। सर्वर क्या करेगा, ठीक है भाई कनेक्ट हो जा, और वही जो पैकेट इसने भेजा था वही पैकेट वापस करता है, प्लस एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट की कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है भाई तू हो जा, और फिर ये इसको एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट वापस कर देता है कि भाई ठीक है मैं हो जाऊँगा, तू ये अपना एक्नॉलेजमेंट पैकेट रख ले। ठीक है, तो ये इसके पास जब एक्नॉलेजमेंट पैकेट आ जाता है तो ये समझ जाता है कि हाँ भाई कनेक्शन पूरी तरह से हो चुका है और हम लोग टीसीपी हैंडशेक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई अब हो चुका है हमारा कनेक्शन कंप्लीट, हम लोग अब टॉक कर सकते हैं, हम लोग अब कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज द पार्ट ऑफ टीसीपी हैंडशेक। की एक्सचेंज यूज़ करते हैं डेफी हेलमैन की एक्सचेंज का, जो कि एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। मतलब ये समझ लो कि कुछ कीज़ होती हैं ब्राउज़र और सर्वर के पास, उन कीज़ को हम एक्सचेंज करते हैं फॉर एनक्रिप्टिंग डेटा एंड डिक्रिप्टिंग डेटा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी डीप में पढ़ रहे होंगे, गारंटी। अभी हम लोग नोटबुक पेन एंड पेपर में जाएंगे एंड हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि एक की कैसे बन रही है और वो कैसे डिक्रिप्ट हो रही है, कैसे एनक्रिप्ट हो रही है, क्योंकि हमारा यही टॉपिक है एसएसएल के बारे में और टीएलएस इंक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, इतना जान लो कि ये ब्राउज़र इसको कुछ पब्लिक की भेज रहा है, ये सेशन की भेज रहा है, और कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड है, बस यही सब चीज़ें हैं, और उसके बाद जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा अगर तुमको ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा तो तुम इतना ही बना के आओगे, बाकी जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा हैं उसको समझाना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, तब तक का इंतज़ार करो। ठीक है, तो उस पे जाने से पहले मैं कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ। अभी हम लोग जाएंगे पेन एंड पेपर में और समझेंगे सारी चीज़ों को। उससे पहले ये जान लो कि पब्लिक की और प्राइवेट की का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की एक्चुअली होती क्या है। ये पब्लिक की और ये प्राइवेट की इसके अंदर भी होगी, इसके अंदर भी होगी। ठीक है, उसके बारे में हम इसमें यहाँ से एक्सचेंज कर रहे होंगे फॉर एनक्रिप्टिंग डेटा। मैं अभी ओवरव्यू समझ लो, एक तरह का ओवरव्यू दे रहा हूँ इन कीज़ के बारे में, फिर इन कीज़ के बारे में जो भी नॉलेज है हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे अभी पेन एंड पेपर में। ठीक है, प्राइवेट कीज इट इज़ यूज फॉर द डिक्रिप्शन ऑफ द डेटा दैट हैज़ बीन एनक्रिप्टेड बाय द पब्लिक की। इट रिसाइड्स ऑन द सर्वर साइड एंड इज कंट्रोल्ड बाय द ओनर ऑफ द वेबसाइट। इट इज़ प्राइवेट इन नेचर। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक की है, मान लो एक की है, ठीक है, इस की का इस्तेमाल किया जाता है कोई इनक्रिप्टेड डेटा, ये इनक्रिप्टेड डेटा है, इस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। मतलब कि हमारे पास एक कोई डेटा है जिस पे कोई ताला लगा हुआ है, इस ताले को खोल करके उस डेटा को निकालना, ठीक है, उस डेटा को निकालना, ये काम करता है तुम्हारा प्राइवेट की। ठीक है, अब पब्लिक की क्या काम करता है, इट इज़ द पब्लिक की इन नेचर एंड इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल यूजर्स हु कम्युनिकेट विद द सर्वर। The private key is used for the decryption. Private key is used for the decryption of the data that has been encrypted by the public key. इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई डेटा है, मैं चाहता हूँ, मैं सर्वर को इसको भेजना चाहता हूँ, तो मैं इसको एनक्रिप्ट करता हूँ बाय यूजिंग एनी की। तो जिस की से मैंने इसको एनक्रिप्ट किया है उसी की को हम लोग पब्लिक की कहते हैं। ठीक है, इतना ही सिंपल मीनिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
पब्लिक की से हम लोग एनक्रिप्ट करते हैं यानी ताला लगाते हैं, और प्राइवेट की से हम लोग ताला खोलते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। दैट्स इट, सिंपल। और हाँ, ये चीज़ इट रिसाइड्स ऑन दी सर्वर साइड, ये सर्वर साइड पर ही सिर्फ रहता है, और ये सर्वर से ब्राउज़र में भी, ब्राउज़र साइड में भी आता है, ठीक है। और ये पब्लिकली अवेलेबल रहता है, इट इज़ पब्लिक इन नेचर और इट इज़ प्राइवेट इन नेचर। ये सिर्फ सर्वर के पास रहेगा, ये पब्लिक मतलब पब्लिकली भी अवेलेबल रहेगा, और प्लस ये ब्राउज़र के पास भी रहेगा, ठीक है, और सर्वर के पास तो रहेगा ही। फिर हम आगे भागते हैं इस पे। ये नोट पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिदम, एनक्रिप्शन, हैशिंग पर्पस क्या चीज़ यूज़ हो रहा है उन कीज़ के लिए, ठीक है। RSA यूज़ होता है फॉर हैंडशेक के लिए। देखो, TLS/SSL हैंडशेक के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें की एक्सचेंज होती है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। उन कीज़ को एनक्रिप्ट करने के लिए RSA एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है, जो कि है एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। कीज़ को एनक्रिप्ट करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं? RSA एल्गोरिदम, ठीक है। और SHA-256 वो हैशिंग एल्गोरिदम है जिसको यूज़ किया जाता है SSL सर्टिफिकेट के अंदर, जो सर्टिफिकेट ID होती है, या जो जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, उस सिग्नेचर को बनाने के लिए SHA-256 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक हैशिंग एल्गोरिदम है। ये एनक्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये उस सर्टिफिकेट ID को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो SSL सर्टिफिकेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग पेन एंड पेपर की तरफ, जानते हैं SSL TLS की वर्किंग क्या है, SSL TLS है क्या, और कैसे HTTPS सिक्योर हो रहा है बाय यूजिंग SSL TLS एन्क्रिप्शन, और या तो कह लो TLS एन्क्रिप्शन। और SSL सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं, SSL सर्टिफिकेट का क्या रोल है इस एन्क्रिप्शन के में, इस मतलब इस सिक्योर कनेक्शन के बीच में क्या SSL सर्टिफिकेट का रोल है, वो हम लोग जानेंगे अब, ठीक है। तो चलते हैं पेन एंड पेपर में। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं SSL TLS एन्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्राउज़र सर्वर कम्युनिकेट करते हैं तो एक्चुअली करते कैसे हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे अभी, बस तुम लोग को एन्क्रिप्शन बताना है, तो एन्क्रिप्शन के हिसाब से चलेंगे धीरे धीरे। और ये चीज़ भी देख लेते हैं कि इसको HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS में बेसिक डिफरेंस। देखो, ये हो गया गेट, ये भेजेगा गेट रिस्पॉन्स, मतलब गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ से आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। सिंपल, सबको पता है। इसको मान लेते हैं यूज़र, या ब्राउज़र कह लो, यूज़र ब्राउज़र मान लेते हैं, और इसको बोलते हैं सर्वर, ठीक। मेरे को यहाँ से कोई डेटा भेजना है, मैं ये डेटा यहाँ से डायरेक्ट भेज रहा हूँ, ठीक। अब मान लो यहाँ पे कोई हैकर है, हैकर ने क्या किया कि नेटवर्क में से इस डेटा को फेच कर लिया और उसने उसको आराम से रीड कर सकता है, ठीक है। मान लो ये डेटा कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, अगर ये डेटा हैकर के पास पहुंच गया, इट कैन ब्लैकमेल यू, राइट, पैसे के लिए, कुछ भी खेलने के लिए, ठीक है। हैकर के पास वो डेटा आ गया, अब हैकर उसको आराम से रीड कर सकता है बिना किसी इशू के। यही दिक्कत आती है HTTP प्रोटोकॉल में, और इसी अटैक को कहते हैं MITM। इट्स सिंपल मीनिंग एज मैन इन द मिडल अटैक। इसी को मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। मतलब कि एक मैन है, मतलब दो लोग के कम्युनिकेशन के बीच में से, उसके मिडिल में से, उसके मिडिल नेटवर्क में से कोई डेटा को स्निफ कर लेता है। दिस इज़ नोन एज मैन इन द मिडल अटैक, और ये बहुत कॉमन था HTTP प्रोटोकॉल की वजह से। तो इसी इशू को फिक्स करने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल आया। HTTPS प्रोटोकॉल के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं, इसी कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं, ठीक है। इसी कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं बाय यूजिंग सम एन्क्रिप्शन मेथड्स। जैसे मान लो ये ब्राउज़र है, ये सर्वर है, मैं यहाँ से कोई डेटा भेज रहा हूँ, पर वो एन्क्रिप्टेड है, किसी की से ही खुलेगा, ठीक है, ठीक है। तो
ये की सिर्फ ब्राउज़र ही डिक्रिप्ट कर सकता है, और यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है तो सिर्फ यही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। सिर्फ यही प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये इनक्रिप्टेड नहीं है तो मतलब ये HTTPS प्रोटोकॉल में नहीं चल रहा है। और लेट्स सी कि इनक्रिप्ट कैसे होता है और इनक्रिप्शन के अंदर ये SSL सर्टिफिकेट का काम क्या होता है। ठीक है, चलते हैं इनक्रिप्शन पे। तो सिंपल देखो, एन्क्रिप्शन जो होता है वो दो तरह से किया जाता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का सीधा मतलब समझ लो कि उसके अंदर एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है टू एनक्रिप्ट एनी डेटा, और उसी की का इस्तेमाल किया जाता है टू डिक्रिप्ट एनी डेटा। वही अगर सिमेट्रिक की में है, अगर एक की का इस्तेमाल किया जा रहा है एनक्रिप्ट करने के लिए, तो दूसरे की का इस्तेमाल किया जाएगा डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, ये होता है एसिमेट्रिक और ये होता है सिमेट्रिक। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब इसको ले चलते हैं अपने एन्क्रिप्शन HTTPS प्रोटोकॉल के अंदर जो एन्क्रिप्शन होता है उसमें। ठीक है, तुम लोग समझो कि हम लोग जो उसमें एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। लेकिन अगर हम लोग एक बार देखते हैं कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज़ करेंगे तो क्या होगा। मान लो ये ब्राउज़र है और ये सर्वर है, मैं यहाँ से कोई डेटा भेज रहा हूँ उसको बाय यूजिंग एनी की। ठीक है, मैंने उससे एन्क्रिप्टेड डेटा भेजा और यहाँ पे इसके पास ये की भी है। ठीक है, अब ब्राउज़र के पास ये की मतलब ये डेटा गया और ब्राउज़र ने उस डेटा को खोलना चाहा तो खुलेगा नहीं, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है। अब ब्राउज़र के पास एक की है नहीं तो वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पे मान लो कोई हैकर है। ठीक है, और तो फिर अगर ये डिक्रिप्ट नहीं हो सकता तो यूज़र ने क्या किया कि मैं यूज़र हूँ मान लो, तो मैंने क्या किया, अपना ये की भी इसको भेज दिया। मान लो फिर मैंने अपनी की भी इसको भेजी कि ये लो भाई सर्वर, तुम इस की से इस डेटा को भी खोल सकते हो, इस डेटा को खोल के तुम उसको रीड कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैंने ये एन्क्रिप्टेड डेटा भेजा तो हैकर इसको स्निफ कर ही सकता है, नो डाउट। और फिर जब मैंने इसको की भी भेजी तो की भी स्निफ कर सकता है। तो अगर तुम ये देखो कि हैकर के पास अब डेटा भी है एन्क्रिप्टेड में और की भी है जो कि इसको डिक्रिप्ट कर सकती है, तो इस की को यूज़ करके उसके अंदर का डेटा एन्क्रिप्ट मतलब डिक्रिप्ट कर सकता है, राइट। इसी प्रॉब्लम को एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन फिक्स करता है। इसी रीज़न से हम लोग सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को इस्तेमाल करते कैसे हैं। हम लोग इस कीज़ को कैसे एक्सचेंज करते हैं जो हैकर के पास ना पहुँचे। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक नया एक्सचेंज एल्गोरिदम की एक्सचेंज एल्गोरिदम, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ़ी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम के मदद से हम लोग कीज़ को एक्सचेंज करते हैं। एल्गोरिदम मतलब कि ये नहीं कि कोई कोड है, एल्गोरिदम मतलब कि सीधा सीधा है कि हम ये कीज़ को कैसे एक्सचेंज करते हैं, वो स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। और जो उसका नाम है वो डिफ़ी-हेलमैन की है। ठीक है, डिफ़ी-हेलमैन की एक्सचेंज। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में और समझते हैं कि ये एल्गोरिदम आखिर है क्या। ये हो गया ब्राउज़र, ये हो गया सर्वर। इस केस में क्या होता है कि सर्वर के पास अपनी एक पब्लिक की भी होती है और अपनी एक प्राइवेट की भी होती है। ठीक है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। ठीक है, दोनों के सिंबल अलग कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे, नहीं बहुत गंदा लगेगा। तो ये पब्लिक की हो गई और एक प्राइवेट की हो गई, और ये दोनों सर्वर की है। और यहाँ पे हैकर बना लेते हैं। भाई मैं हैकर क्यों भूल जाता हूँ बार बार, है हैकर है। ठीक है,
तो क्या करता है, अब तुम्हें पता है कि ये जो पब्लिक की है और ये प्राइवेट की, मैं यहाँ पे एक बार ऐसे लिख भी देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ये की यूज़ की जा रही है फॉर एन्क्रिप्शन और ये की यूज़ की जा रही है फॉर डिक्रिप्शन, और ये दोनों ही सर्वर की है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सर्वर क्या करता है, सबसे पहले अपनी पब्लिक की को ब्राउज़र को देता है। तो अगर हम बात करें पब्लिक की, ऊपर नहीं नीचे, पब्लिक की को ब्राउज़र को देता है। तो अगर हैकर चाहे तो इसको स्निफ कर सकता है, राइट। अगर हैकर इसको स्निफ करता है तो उसको क्या मिलती है, सिर्फ पब्लिक की, और पब्लिक की क्या है, सिर्फ एन्क्रिप्शन के लिए काम आती है, जो डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, यानी डेटा को जो लॉक कर देता है। तो अब उसको लॉक थोड़ी करना होता है, उसको लॉक खुलना होता है, राइट। तो अगर वो एन्क्रिप्ट करने के लिए की यहाँ से दे दिया और ब्राउज़र के पास अब क्या आ गई, ब्राउज़र के पास आ गया उसकी एन्क्रिप्शन की जो कि है सर्वर की। तो मैं यहाँ s.public की लिख देता हूँ, s.public की लिख दिया, ठीक है। तो अब ब्राउज़र क्या करता है कि अपनी एक पब्लिक की बनाता है, अपनी एक की बनाता है, पब्लिक की क्या बोलूँ मैं, एक की बनाता है जिसको मैं b डॉट की से डिनोट कर देता हूँ, b डॉट की, ठीक है। अपनी एक की बनाता है और इसकी 2 कॉपी बनाता है, ठीक है। अब एक कॉपी क्या करता है, वो सर्वर को सेंड करता है बाय एनक्रिप्टिंग दिस पब्लिक की, ठीक है। सर्वर की पब्लिक की का इस्तेमाल करके वो ब्राउज़र की की को एनक्रिप्ट करता है। मतलब कि मैंने इस की को उठाया, इस की को एनक्रिप्ट कर दिया और फिर इस पे सर्वर को भेज दिया। मैंने ब्राउज़र डॉट की को, उसमें से 2 है ना, 2 में से कोई एक की को मैंने ब्राउज़र में भेज दी है। समझो मैंने क्या बोला, मैंने सर्वर की पब्लिक की का इस्तेमाल करके ब्राउज़र की को एनक्रिप्ट किया, ठीक है। ब्राउज़र की को एनक्रिप्ट कर लिया। अब ब्राउज़र की को एनक्रिप्ट करने के बाद मैंने उसको सर्वर को भेज दिया। अब समझो अगर ये ब्राउज़र की को भी स्निफ कर लेता है तो क्या वो उसको खोल पाएगा? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि उसको खोलने के लिए जो की चाहिए वो प्राइवेट की है और इसके पास कौन सी है, सिर्फ पब्लिक की। पब्लिक की का यूज़ करके तो उसको खोल नहीं सकता, इसलिए हमारी जो ब्राउज़र की है वो सेफली पहुंच जाएगी यहाँ पे सर्वर के पास। अब सर्वर के पास जो है ब्राउज़र की भी आ गई। तो यहाँ से तुम्हारा देखो जो ये वाला की है ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह एक एक पहुँच गई। ये 2 थी, उसमें से एक इनक्रिप्ट किया हमने, यहाँ भेजा और यहाँ पहुँचने के बाद वो इनक्रिप्टेड ही है तो प्राइवेट की का इस्तेमाल करके वो डिक्रिप्ट हो गई और उसमें से एक ब्राउज़र की निकल गई, ठीक है। और जब इसमें से ये ब्राउज़र की निकल गया तो एक ब्राउज़र की यहाँ, एक ब्राउज़र की यहाँ। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास मान लो कोई डेटा है, अब हमारे पास मान लो कोई डेटा है, उस डेटा को मैंने ब्राउज़र की के हेल्प से एनक्रिप्ट किया। मान लो मैंने इसको एनक्रिप्ट किया और फिर मैंने उस डेटा को ब्राउज़र की से एनक्रिप्टेड डेटा को मैंने सर्वर पे भेजा और सर्वर को उसको रीड करना है। अगर इस डेटा को भी इस हैकर स्निफ कर लेता है तो क्या वो उसको खोल पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको खोलने के लिए जो की चाहिए वो ब्राउज़र की चाहिए। यहाँ पे आ गया सिमेट्रिक। अभी हमने एसिमेट्रिक का इस्तेमाल किया है, फिर अब हम एक ही की का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए हमने ब्राउज़र की का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी हमारे पास हैकर के पास ब्राउज़र की आया ही नहीं। तो ब्राउज़र की नहीं आया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, ये की ब्राउज़र वाले जो एनक्रिप्ट किए थे हमने डेटा ब्राउज़र की हेल्प से वो सर्वर के पास पहुंचा, सर्वर ने उसको डेटा को उठाया, एनक्रिप्टेड डेटा को, और उसको डिक्रिप्ट किया बाय यूजिंग ब्राउज़र की और फिर उसमें से जो डेटा है वो निकाल लिया और उसको रीड कर लिया आराम से।
फिर ब्राउज़र को भी डिक्रिप्ट, फिर ब्राउज़र को भी कोई यहाँ से डेटा भेजना होगा, सर्वर को भी कोई डेटा भेजना होगा ब्राउज़र में, तो कुछ नहीं, फिर इससे इनक्रिप्ट कर लेगा और फिर इसको भेज देगा वापस सर्वर में, ब्राउज़र में। तो यहाँ से ये तुम लोग देख पा रहे हो, जो इन दोनों के पास डेटा पहुँच रहा है वो एनक्रिप्टेड में पहुँच रहा है और हैकर के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो उसको हैक कर पाए। लेकिन अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो डेटा बीच में जा रहा है या जो कीज़ बीच में जा रही हैं वो स्निफ हो सकती हैं। क्या तुम लोग वो पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हो? क्या तुम लोग वो एक मेथड ढूंढ सकते हो जो हैकर यूज़ कर सकता है टू फेच डेटा, यहाँ से डेटा चुराने का? वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ और मुझे सोच समझ के बताओ कि तुम लोग को लग रहा है कि कैसे स्निफ कर सकता है। अगर पता चल गया तो ठीक है, नहीं पता चला तो मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है। हैकर क्या करेगा, एज ए प्रॉक्सी बिहेव करेगा। प्रॉक्सी मतलब ब्राउज़र, सर्वर और ये हैकर। तुम्हारा कोई भी डेटा जो ऐसे जाना चाहिए और ऐसे आना चाहिए, वो ऐसे ऐसे ना जा करके वो ऐसे जाने लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे जाने लगेगा मैं बताता हूँ। मान लो तुमने ऐसे किया। मान लो सर्वर ने क्या किया कि ये पब्लिक की जो है वो यहाँ भेजना चाहा, उसने यहाँ से पब्लिक की जो है वो भेजी, बट हैकर ने क्या किया कि इस पब्लिक की को स्निफ करके अपने पास रख लिया। इसने अपनी पब्लिक की को ऐसे रख लिया और क्या किया, अपनी कोई पब्लिक की, ये ब्राउज़र की पब्लिक की है, सॉरी सर्वर की है, सॉरी मैं लिखना ही भूल गया ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ये सर्वर की पब्लिक की है, सर्वर की पब्लिक की को अपने पास रख लिया और अपनी एक पब्लिक की, स्क्वायर बना देता हूँ, अपनी एक पब्लिक की, इसको मैं h डॉट पब्लिक की लिख देता हूँ, जैसे कि हैकर की होगी। अपनी एक पब्लिक की का क्या किया, इसको भेज दिया। अपनी एक पब्लिक की क्या की, इसको भेज दिया। तो अब हैकर के मतलब ब्राउज़र के पास कौन सी की है, h डॉट पब्लिक की। ध्यान दो, मैंने यहाँ से सर्वर के पास से जो पब्लिक की है उसको फेच ले लिया और यहाँ से अपनी पब्लिक की यानी हैकर की पब्लिक की ब्राउज़र को भेज दिया। ठीक है, इस केस में अब देखो, अब यहाँ पे इसके पास ये आ गया। अब इसने एक की जनरेट की अपनी ब्राउज़र की, राइट, और ब्राउज़र की को इसने एनक्रिप्ट किया बाय यूजिंग दिस हैकर की पब्लिक की। तब जब ब्राउज़र क्या करेगा, सर्वर को भेजना चाहेगा इस की को, तो हैकर क्या करेगा, उसको फिर से फेच कर लेगा। मान लो उसने इसको भेजा, सर्वर को भेज रहा है बाय यूजिंग एनक्रिप्टेड मतलब एनक्रिप्ट किया हुआ हैकर डॉट पब्लिक की से एनक्रिप्टेड किया हुआ ब्राउज़र की वो सर्वर को भेज रहा है। हैकर ने क्या किया कि उसी एनक्रिप्टेड की को उसने फेच कर लिया, स्निफ कर लिया। स्निफ करने के बाद अब इसके पास ब्राउज़र की भी आ गई। अब भाई इसके पास हैकर की अपनी पब्लिक की है, तो हैकर की अपनी एक प्राइवेट की भी होगी। प्राइवेट की के लिए कौन सा सिंबल बनाऊँ, चलो रेक्टेंगल बना दिया यार। तो हैकर की एक प्राइवेट की भी होगी। जब इसने यहाँ से एनक्रिप्टेड उठाई तो हैकर की ही पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुई थी, तो हैकर की ही प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट भी हो जाएगी। तो अब इसके पास ब्राउज़र की भी की आ गई, राइट। तो अब क्या करेगा, अब यहाँ से ये अपनी कोई एक की जनरेट करेगा, अपनी कोई एक और की जनरेट कर लिया, उस की को क्या करेगा, इसको भेज देगा। अब जब सर्वर क्या करेगा, डेटा भेजेगा कोई, या ब्राउज़र उसको कोई डेटा भेजेगा बाय यूजिंग एनक्रिप्टेड दिस, ब्राउज़र की से कोई भी डेटा मान लो एनक्रिप्ट करके भेज रहा है
यहाँ पे मानो कोई भी एन्क्रिप्टेड ब्राउज़र की से एन्क्रिप्टेड कोई डेटा भेज रहा है सर्वर को, तो हैकर उसको आराम से फेच करेगा और ब्राउज़र की मदद से आराम से उसको खोल लेगा और उसका डेटा रीड कर लेगा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे हमने पूरा यही एन्क्रिप्शन मेथड इस्तेमाल किया है, वही की एक्सचेंज मेथड, वही की एक्सचेंज एल्गोरिदम हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी हमारा जो डेटा है वो हैकर तक पहुँच रहा है। इस चीज़ को भी फिक्स करता है SSL सर्टिफिकेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ SSL सर्टिफिकेट और SSL सर्टिफिकेट कैसे इस चीज़ को फिक्स करता है। तो जो SSL सर्टिफिकेट है वो एक्चुअली काम कैसे करता है, तो वो हम समझते हैं। SSL सर्टिफिकेट बेसिकली सीधा सीधा है कि वो वैलिडेशन चेक करता है कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो सही ब्राउज़र है कि नहीं, मतलब वो जिससे तुम बात करना चाह रहे हो, जिस सर्वर से तुम बात कर रहे हो वही सर्वर है कि नहीं जिससे तुम बात करना चाहते हो। मैं अगर चाहता हूँ, मैं अपने एक दोस्त विशेष से बात करना चाहता हूँ, तो मैं ये SSL सर्टिफिकेट वही चेक करके बताता है कि हाँ तुम विशेष से ही बात कर रहे हो, ये चीज़। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि SSL सर्टिफिकेट काम कैसे करता है। तो जो हमारा सर्वर है ये बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई तुम मेरा एक सर्टिफिकेट बना दो, एक SSL सर्टिफिकेट बना दो। तो SSL सर्टिफिकेट वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती कैसे है, उसको साइन करती है एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी जिनको हम CA बोलते हैं। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के अंदर होता क्या है, इस सर्टिफिकेट के अंदर होता है तुम्हारा डोमेन का नाम। तो मैं जैसे मान लेता हूँ portfolio.com लिया है मैंने अभी के एग्जांपल के लिए। तो मान लो इस डोमेन के लिए मुझे एक SSL सर्टिफिकेट बनाना है, तो मैंने SSL सर्टिफिकेट मैंने बनाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस सर्वर का डोमेन लिखा। अब ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा, ठीक है, इसमें होगा, फिर ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ें होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं। पहली दो चीज़ें जो होती हैं वो होती है सर्टिफिकेट आईडी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर, इसी को हम लोग सिग्नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिग्नेचर कौन करता है, ये सिग्नेचर करता है CA, दैट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट अथॉरिटी करती है सिग्नेचर। और इसमें एक और होती है जो होती है पब्लिक की। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट बनाती है, ये बनाने के लिए सर्वर से बोलती है कि भाई तुम मुझे अपनी पब्लिक की भी दो। तो सर्वर क्या करता है कि ठीक है भाई तुम मेरी पब्लिक की ले लो, पर मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दो, एक SSL सर्टिफिकेट बना के दो। तो ये इसकी पब्लिक की का एक कॉपी अपने पास ले लेता है। और जो इसका सर्टिफिकेट आईडी या जो सिग्नेचर बोलते हैं जिसको हम, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है। मैंने SIGN इज इक्वल्स टू ले लेते हैं सर्वर की पब्लिक की, यानी कि सर्वर की पब्लिक की प्लस सर्वर की पब्लिक की प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इस सर्टिफिकेट इसकी जो पब्लिक की होगी, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो पब्लिक की होगी वो पब्लिक की। ठीक है, उन दोनों पब्लिक की का जो जोड़ने पे जो बन रहा होगा वही इसका सिग्नेचर होता है, यानी सर्टिफिकेट आईडी होती है। तो अब जब सर्वर जो होता है वो अपनी पब्लिक की पहले देगा ब्राउज़र को, फिर अपना ये जो सर्टिफिकेट है SSL सर्टिफिकेट ये देगा ब्राउज़र को। ब्राउज़र के पास SSL सर्टिफिकेट भी आ गया, पब्लिक की भी आ गई सर्वर की। ठीक है, अब ऐसे ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र करेगा सबसे पहले उनसे बात करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन ये सर्टिफिकेट आईडी प्रोवाइड की है। ब्राउज़र इससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा और बोलेगा कि भाई मुझे अपनी पब्लिक की दो। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगी, ठीक है भाई तुम मेरी पब्लिक की ले लो। ब्राउज़र के पास अब एक पब्लिक की और आ गई, कुछ भी बना दिया यार, समझ लो ये O डॉट की है। ठीक है, O डॉट पब्लिक की ले लो। ठीक है, ये पब्लिक की है
ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक की, ये सर्वर की पब्लिक की जो यहाँ से यहाँ आई, और ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक की, इन दोनों का सम करके सिग्नेचर वेरीफाई करती है। जो ये सिग्नेचर सर्टिफिकेट में मिला था उस सिग्नेचर को वेरीफाई करती है कि हाँ ये वही सिग्नेचर बन रहा है कि नहीं। अगर वही सिग्नेचर बन रहा है तो ये ब्राउज़र समझ जाता है कि मैं सही सर्वर से बात कर रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे पब्लिक की भेजा और इस हैकर ने क्या किया कि इस पब्लिक की को ऑल्टर कर दिया, इस पब्लिक की को चेंज करके इसके पास भेज दिया, तो जब सर्टिफिकेट बन के इसके पास जाएगा तो सर्टिफिकेट में जो सर्वर का पब्लिक मतलब हैकर का जो पब्लिक की होगा वो पब्लिक की, और सिग्नेचर और जो सर्टिफिकेट का पब्लिक की होगा, उन दोनों पब्लिक की को अगर मिला करके सिग्नेचर नहीं बन रहा होगा तो इसका साफ मतलब है किसी ने इंटरनेट के बीच से हैकिंग की है। तो अगर उसने हैकिंग की है मतलब उसने किसी इंटरनेट के बीच से उस पब्लिक की को चेंज किया है, तो इसका मतलब है कि वो जिस सर्वर से बात कर रहा है उसके बीच में भी कोई है। तो क्या करता है, इस केस में ब्राउज़र उससे कनेक्शन नहीं बनाता है, इसीलिए SSL सर्टिफिकेट का काम आता है। और सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ कैसे, जैसे कि हो जाती हैं कुछ अथॉरिटीज़ जिनका नाम है लेट्स एनक्रिप्ट, गोडैडी, ये सब कुछ ऐसे सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस है जो आप लोग को SSL सर्टिफिकेट बना के देती है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब यही है कि मैंने यहाँ से मैं यहाँ पे सर्वर है या ब्राउज़र है, मैं हैकर हूँ मान लो। सर्वर क्या किया, अपनी पब्लिक की भेजा ब्राउज़र के पास, ठीक है, ब्राउज़र के पास पब्लिक की आ गई सर्वर की, और इसने अपना एक SSL सर्टिफिकेट भी भेज दिया। अब SSL सर्टिफिकेट भेजा है तो जिस कंपनी ने बनाया है इसका SSL सर्टिफिकेट, उसकी पब्लिक की और सर्वर की पब्लिक की को मिला करके अगर SSL सर्टिफिकेट का सिग्नेचर बन जाता है तो सही सर्वर से बात कर रहा है, तो सब कुछ सही है। तो कोई भी डेटा वो ब्राउज़र की से एनक्रिप्ट करके भेजेगा तो सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे। लेकिन अगर 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 कोई भी पब्लिक की, मान लो सर्वर ने पब्लिक की भेजी और हैकर ने स्निफ कर लिया उसको, और हैकर की पब्लिक की इसने भेजी, तो हैकर की जब इसने पब्लिक की भेजी तो हैकर की पब्लिक की और ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक की को जब ये मिला करके सिग्नेचर चेक करेगा तो सिग्नेचर में डिफरेंस शो करेगा, वही सेम सिग्नेचर नहीं आएगा जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट आईडी में होगा। तो ये दोनों सिग्नेचर जब डिफरेंट हो जाएंगे तो ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि नेटवर्क में कोई हैकर है, इसलिए उसके साथ कनेक्शन नहीं बनेगा। तो यही था SSL सर्टिफिकेट, और इसी पूरे प्रोसेस को हम TLS एन्क्रिप्शन कहते हैं। दैट्स इट, सिंपल सा भाई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे, ठीक है, जो कि है SMTP प्रोटोकॉल। लेट्स गो विद दैट। हाँ, तो SMTP प्रोटोकॉल में जाने से पहले मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि SSL सर्टिफिकेट आखिर है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट आखिर है क्या उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम कोई भी चीज़ खोल लेते हैं, मान लो गिटहब खोल लिया, या मान लो मेरा नेटवर्क पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, मैं खोल लेता हूँ अपना प्रोफाइल, देखो चल गया मेरे प्रोफाइल में बहुत दम है, देख रहे हो, नेटवर्क चल गया। जब आप इस पैडलॉक आइकन को क्लिक करोगे, ये पैडलॉक आइकन, इस पैडलॉक आइकन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, कनेक्शन इज सिक्योर का। कनेक्शन इज सिक्योर तभी आपको मिलेगा जब आपके इसके URL के प्रोटोकॉल में HTTPS देखने को मिलेगा। HTTPS में जो सिक्योर पार्ट है, अगर ये सिक्योर्ड है तभी आपको HTTPS मतलब ये पैडलॉक आइकन में कनेक्शन इज सिक्योर मिलेगा। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट इज़ वैलिड करके। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने जो खुल के आ रहा है ये सर्टिफिकेट है, दिस इज़ अ SSL सर्टिफिकेट, यही SSL सर्टिफिकेट भाई। देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो, पढ़ो SHA 256 फिंगरप्रिंट्स, जो इसमें तुम्हारा सर्टिफिकेट आईडी इस्तेमाल हुआ है, ये जो सर्टिफिकेट आईडी है, दिस इज एनक्रिप्टेड बाय, दिस इज एनक्रिप्टेड क्या है, दिस इज जनरेटेड बाय SHA 256 फिंगरप्रिंट। हम लोग ने उसमें बात की है कि पब्लिक की सर्वर की पब्लिक की और
ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक की को हम लोग जोड़ करके एक सिग्नेचर बना रहे थे, यानी कि सर्टिफिकेट आईडी बना रहे थे। क्या वो सर्टिफिकेट आईडी या जो सिग्नेचर है क्या वैसे ही रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, ऑफ कोर्स नहीं रख सकते हैं। बहुत अजीब लगेगा, बहुत बेकार लगेगा। क्या आप लोग को ये की इसमें कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। और अगर मैं ये की इस्तेमाल करूँ प्लस सर्वर की, ये सर्वर की है, ये जो पब्लिक की आपको दिख रही है सर्वर की है, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट आईडी है ये सिग्नेचर है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक की वो प्राइवेट, मतलब वो ये लोग पब्लिकली ऐसे अवेलेबल नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो सर्वर की पब्लिक की है वो आपको पब्लिकली अवेलेबल मिल जाएगी, ये रही, ठीक है। उस सर्वर की पब्लिक की को आप इस सर्वर की पब्लिक की और ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक की दोनों को ऐड करोगे तो वो बहुत लंबी स्ट्रिंग हो जाएगी, राइट। अगर वो बहुत लंबी स्ट्रिंग हो जाएगी तो उसका जो हैशिंग एल्गोरिदम हम लोग SHA-256 एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल करके हम एक सर्टिफिकेट सिग्नेचर जनरेट कर देते हैं, ठीक। उस सर्टिफिकेट सिग्नेचर को ही हम लोग सर्टिफिकेट आईडी या सिग्नेचर बोल लो या सर्टिफिकेट आईडी बोल लो, जो बोलना है बोल लो, वो यही वेरिफिकेशन के लिए काम करता है, ठीक है। तो अगर तुमको और डिटेल्स में जानना हो तो तुम इस डिटेल सेक्शन में जा कर के आराम से देख सकते हो कि वर्जन कौन सा इस्तेमाल हुआ है, सीरियल नंबर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, सर्टिफिकेट सिग्नेचर कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल हुआ है। देखो सर्टिफिकेट सिग्नेचर एल्गोरिदम SHA-256 विथ RSA इंक्रिप्शन, वो इंक्रिप्टेड भी है। कौन सा इंक्रिप्टेड इस्तेमाल, कौन सा इंक्रिप्शन इस्तेमाल हुआ है? RSA इंक्रिप्शन इस्तेमाल हुआ है। इशूअर कौन है? तो कॉमन नेम WR1 बोलते हैं। और इसका अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन देखना हो तो देखो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, गूगल ट्रस्ट सर्विसेज, और उसका कॉमन नेम क्या है? WR1। तो ऐसी चीज़ें तुम लोग और भी देख सकते हो। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंट्री US है, सब्जेक्ट्स पब्लिक की, ये सब्जेक्ट की पब्लिक की है, ठीक है। और भी चीज़ें तुम लोग देख सकते हो, साइंड सर्टिफिकेट टाइम स्टैम्प लिस्ट वगैरह। SHA-256 सर्टिफिकेट की आईडी हो गया और ये पब्लिक की हो गई, सर्टिफिकेट सिग्नेचर की वैल्यू ये है। ये सारी चीज़ें तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम लोग इसको एक्सपोर्ट करना चाहो तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा SSL सर्टिफिकेट और SSL सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लीट डिटेल। आई होप आप लोग को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि HTTPS कैसे सिक्योर रहता है, ठीक है, और कैसे सिक्योरली कनेक्शन बनाता है किसी सर्वर के साथ और कैसे कम्युनिकेट करता है आपस में, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले, क्या कहते हैं, हाँ, अगले प्रोटोकॉल की तरफ, दैट इज SMTP प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल कुछ ज़्यादा इतना हवा वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये वो प्रोटोकॉल है जो मेल्स को ट्रांसफ़र करने में काम आता है, ठीक है। देखो मान लो कोई सेंडर है जिसने एक मेल लिखा, ठीक है, एक मेल लिखा और वो उस एप्लीकेशन के सर्वर में गया, उस सेंडर के सर्वर में गया जिसमें एक MTA होता है, जिसको या तो तुम उसी को MTA बुला लो या ये समझ लो कि उसके अंदर एक MTA होता है। MTA का मतलब होता है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। इसका सीधा सीधा मतलब तुम लोग खुद ही समझ रहे होगे कि भाई जो हम लोग ने मैसेज इसको भेजा या जो मेल इसको भेजा है ये ट्रांसफ़र करेगा उसको, ठीक है, ये उसको ट्रांसफ़र करेगा। और ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है? SMTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू उसने ट्रांसफ़र किया, फिर MAA के पास आया। MAA रिसीवर सर्वर के अंदर होता है जो कि होता है मैसेज एक्सेस एजेंट, जो क्या करता है, जो मैसेज यहाँ से आया, जो मेल यहाँ से आया, उस मेल को एक्सेप्ट करता है और उसको फिर इन 3 प्रोसेस के थ्रू क्या कहता है कि पहले घुमाता है, इन तीनों प्रोसेस से उसको निकालेगा। उन तीनों प्रोसेस से निकालने के बाद वो ये क्लैरिफाई करता है कि रिसीवर के मेल एप्लीकेशन के अंदर उसको किस सेक्शन में वो मेल डालना है। जैसे कि आपके अंदर आप कभी जीमेल खोलोगे या आउटलुक खोलोगे तो उसके अंदर आप लोग को कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि प्रमोशंस होते हैं और स्पैम फोल्डर्स होता है, इनबॉक्स होता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं ना, ये अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं ना। ये सारे सेक्शंस में ईमेल कैसे सेपरेटली डिवाइड होते हैं, ये चीज़ें डिफाइन करती हैं ये 3 चीज़। कोई भी मेल इन 3 प्रोसेस से होके जाता है तब वो डिफाइन होता है कि वो कौन से सेक्शन के अंदर जाएगा। मान लो मैंने कोई फिशिंग लिंक के साथ या कोई हाइपर एक्टिविटी की, मतलब जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि इसमें तुम्हारा इंटर्नशिप लगा है तो बहुत ज़्यादा सुपर फ्रैजिलिस्टिक क्या कहते हैं
एक्स वर्ड्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तुमको डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई तुमको ऑफर लेटर मिला है, ये मिला है, ये ऐसा हुआ है, तुम आकर के ज्वाइन कर लो, ये कर लो। और उसमें जो ईमेल यूज़ हुआ है वो क्या कहते हैं, कंपनी का ईमेल यूज़ नहीं हुआ है, ऐसे केस में वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो स्पैम हो या किसी का कोई आपको हैक करने की कोशिश कर रहा हो। उस स्पैम ईमेल को डिटेक्ट करते हैं ये 3 चीज़, SPF यानी सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, PKIM यानी कि कीज़ आइडेंटिफाइड मेल, एंड DMARC यानी कि डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस। ये लास्ट में आपका आएगा जो कंफर्म करके बताएगा कि आपके मेल को जाना कहाँ चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि एक मेल रिसीवर सेंडर सर्वर से रिसीवर सर्वर तक कैसे पहुंच रहा है, और उस मतलब कैसे पहुंच रहा है, वो तो सिंपल सा है, SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू वो पहुंच रहा है। बट अगर पहुंचने के बाद वो MA कैसे कैसे बताता है कि भाई कोई मेल को कौन से सेक्शन में जाना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो बस कमेंट कर देना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो निकाल दूंगा। और बस इतना ही। फिर उसके बाद सिंपल सा यही है कि फिर कोई मेल को डिफाइन कर दिया और फिर वो रिसीवर के मेल में चला गया और जिस सेक्शन में उसको जाना था वो चला गया। ठीक है, इसके बीच में अगर कोई भी मेल मान लो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है तो इसके पास एक मेल चला जाएगा, सेंडर सर्वर इसको एक मेल भेज देगा कि भाई तुम्हारा जो मेल था वो नहीं जा पाया है। आप लोग ने देखा होगा कि कोई मेल नहीं जा पाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि द मेल हैज़ नॉट बीन सेंड टू द रिसीवर ईमेल, राइट। ओके, सो दैट्स इट। ये था SMTP प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ FTP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल जो हमने अभी बात की थी बहुत सिंपल सा है, और ये देखो मैंने जैसे बताया कि अभी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो यूज टू मूव फाइल्स बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने ऊपर बताया था नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, अभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यहाँ लिखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल लिखा है OSI मॉडल के हिसाब से। OSI मॉडल क्या है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो निकालने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में OSI मॉडल पे ही निकाल दूँ। OSI मॉडल हो गया और भी कुछ चीज़ें हो गई, उसके बारे में उस सब के बारे में मैं निकाल दूँगा। छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। OSI मॉडल हो गया और भी चीज़ें होती हैं, TCP/IP मॉडल हो गए, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो मैं OSI मॉडल को भी एक्सप्लेन कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना समझ लो कि FTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हो गया जो विच इज़ यूज टू मूव फाइल्स बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर ओवर ए TCP/IP नेटवर्क सच एज द इंटरनेट में मतलब कोई भी नेटवर्क समझ लो, TCP/IP नेटवर्क या नेटवर्क ही समझ लो, तुम लोग सीधा सीधा नेटवर्क समझो। जो एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई नेटवर्क है, उसमें कुछ फाइल्स हैं, उन फाइल्स को क्लाइंट और सर्वर में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, लाइक इट एनेबल्स अपलोडिंग डाउनलोडिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स थ्रू सेपरेट कंट्रोल। मतलब कि तुम्हारे पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, दोनों एक नेटवर्क पे चल रहे हैं। मैं क्लाइंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सर्वर की फाइल्स को एक्सेस कर पाऊँ, उसको डाउनलोड कर पाऊँ, और या तो फिर मैं यहाँ से कुछ अपलोड कर पाऊँ अपने सर्वर में बाय यूजिंग FTP। तो मैं FTP के थ्रू कर सकता हूँ, जो कि रन होती है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट उसका जो होता है वो 21 होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल है। इसका प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे काम करता है। ये ब्राउज़र है, ये सर्वर है। ब्राउज़र क्या करता है, सिन पैकेट एक भेजेगा, यानी जो हमने पहले देखा TCP हैंडशेक कंप्लीट करेगा, पहले सिन भेजेगा, फिर सिन एक्नॉलेजमेंट जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट जाएगा। ठीक है, तो सिन पैकेट गया, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट गया, फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट गया, तो ये TCP हैंडशेक कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारा हो गया कि तुमने 3 वे हैंडशेक कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब ये कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। ये चेक करता है कि तुम वही यूज़र हो कि कोई दूसरे यूज़र हो। इट रिक्वेस्ट योर क्या कहते हैं, योर होस्ट नेम या IP और एक तुम्हारा एडमिन।
मतलब कि ऐसा समझ लो, एग्जांपल देखो, तुम्हारा कोई यूज़र नेम और या होस्ट नेम और आईपी, ये कमांड तुम बेसिकली जो लोग लिनक्स यूज़ करते होंगे वो लोग देखे होंगे कि एफ का कमांड यूज़ करते हैं बाय यूजिंग दिस। एफ हमें सर्विस रन करनी है इस यूज़र नेम में, मतलब जिस उस सर्वर से कनेक्ट करो जिसका यूज़र नेम ये है और जिसका होस्ट नेम ये है, होस्ट नेम या आईपी कह लो, उस आईपी से कनेक्ट करो, ठीक है। यूज़र नेम ज़्यादातर एक ईमेल होता है या किसी का एक नाम होता है, वो नाम डिफाइंड होता है, ठीक है। तो एफ ऐसे काम करता है, जब तुम्हारा ये कनेक्शन बन जाएगा, जब तुम इसको एंटर कर लोगे तो तुमसे मांगेगा एक पासवर्ड मांगेगा, इसी यूज़र नेम और होस्ट नेम के थ्रू वो पासवर्ड मांगेगा। जब आप वो पासवर्ड एंटर करोगे और जब आप वो पासवर्ड एंटर करोगे तो आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो जाओगे। जब आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो जाओगे तो आप कोई भी डेटा को रिक्वेस्ट या गेट कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग कमांड, ठीक है। फिर आपने कोई डेटा रिक्वेस्ट किया और वहाँ से वो डेटा भेज दिया, दैट्स इट। तो ये जो है ये मैंने निकाला है GFG से, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, ठीक है। इसके अंदर जो मान लो ये यूज़र है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस, और ये डिस्क है, ये डिस्क है। डिस्क यानी कि लोकल स्टोरेज का सिस्टम स्टोरेज, और ये भी सिस्टम स्टोरेज मान लो। और ये TCP/IP इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन जनरेट हुआ है, ठीक है, जहाँ से डेटा फ्लो होगा। सबसे पहले कंट्रोल एक्सेस के थ्रू कनेक्शन बना, ठीक है, कनेक्शन बन गया, कंट्रोल कनेक्शन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो कनेक्शन बन रहा है वो कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू बन रहा है बाय यूजिंग FTP सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद जो होगा, जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो यूज़ होगा ये डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्लाइंट जो है वो कोई कमांड लिखेगा, डेटा को फेच करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ से डेटा जो डिस्क में से डेटा उठाया यहाँ लाया, फिर यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा और फिर डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस से होकर के डिस्क में जाएगा। फिर यहाँ से अब तुम लोग ने देख लिया कि FTP सर्विस का यूज़ करके उसने डेटा ट्रांसफ़र यूज से क्लाइंट के डेटा ट्रांसफ़र से रिक्वेस्ट भेजा, ये सर्वर में गया, सर्वर से डिस्क में गया, डिस्क से फाइल उठाई, फाइल उठा करके ये क्लाइंट में भेजा, क्लाइंट से फिर डिस्क में स्टोर हो गई। ये काम करता है FTP। और ये सब काम कैसे हुआ? बाय यूजिंग ए सिंपल इंटरफेस जो कि नॉर्मल लिनक्स यूज़र यूज़ करते हैं एज ए टर्मिनल, ठीक है। सो दैट वाज ए FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हमारी बात आती है एक एंकर बेस्ड प्रोटोकॉल। एंकर बेस्ड प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग मेरे ख्याल से अभी नहीं समझ रहे होंगे, बट HTML कोड लिखने वाले आप लोग ये थोड़ा देखो। अगर आप ये देख के कुछ समझ पा रहे हो तो आई थिंक आप आधा से ज़्यादा चीज़ समझ चुके हो। बस आपको ये समझाना बाकी है कि ये काम कैसे करता है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीज़ें काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे सब्जेक्ट बॉडी, CC BCC, ये चीज़ आप लोग मेजॉरिटी लोग नहीं यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ मेल टू कॉलन एंड Gmail ID, बस दबाते ही वो खुल जाता है। बट कभी आपने नोटिस किया है, कभी कोई मेल खुलता है तो उसके अंदर पहले से ही Gmail डला रहता है, सब्जेक्ट लिखा रहता है, बॉडी में भी कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, CC में भी कुछ रहती हैं और BCC में भी कोई ईमेल ID पड़ी रहती हैं ऑलरेडी। जैसे ही आप क्लिक करोगे उस लिंक के अंदर तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से ही रहती हैं। वो कैसे कंट्रोल होती हैं? बाय यूजिंग मेल टू प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस कर रहे होंगे, सारी चीज़ें उसके अंदर रहेंगी। उसका बेसिकली अगर आपको बेसिक एग्जांपल देखना है तो ये एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। मैं इसका अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो मेल टू प्रोटोकॉल, जैसे अभी मैंने बात किया, मेल टू प्रोटोकॉल इज अ URL स्कीम यूज्ड इन HTML टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। HTML में इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट हाइपरलिंक्स, दैट इज एंकर। When clicked automatically opens the user's default email client, जैसे कि Gmail या Outlook या Apple Mail, to compose a new message। जैसे ही मान लो मैंने ये खोला आउटलुक अपना, ठीक है, मैं जैसे ही उस लिंक को क्लिक करूँगा तो ये न्यू मेल के सेक्शन पे क्लिक हो जाएगा। टू में कोई एक ईमेल आईडी लिखा जाएगी, सब्जेक्ट कुछ लिखा जाएगा और बॉडी कुछ लिखा जाएगा। CC और BCC अगर आप दिए होंगे तो वो भी चीज़ें लिखा जाएंगी।
लिखाती कैसी हैं, ये कैसे आ जाता है, ये कैसे कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। कुछ नहीं, एक एंकर टैग होता है, उसके अंदर एक href पास करते हैं जिसके जो एक स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग के पहले में ही हम लोग प्रोटोकॉल लिखते हैं दैट इज मेल टू, और उसके बाद जीमेल आईडी, ठीक है। फिर स्ट्रिंग क्लोज, और उसके आगे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, और फिर एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेल टू प्रोटोकॉल का। लेकिन अब हम इसके और भी अंदर डीप में घुसे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ईमेल पहले से ही लिखा रहता है, और बीसीसी भी लिखी रहती, बीसीसी भी लिखी रहती है, सीसी भी लिखा रहता है, सब्जेक्ट लिखा रहता है, बॉडी लिखा रहता है। तो लिखा कैसे रहता है, ऐसा क्या रहता है जो उसके अंदर लिख जाता है भाई पहले से ही? वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्री फिलिंग फील्ड्स। प्री फिलिंग फील्ड्स यानी कि आप लोग ने देखा होगा कि जो ईमेल हम लोग अभी खोल रहे थे, उस ईमेल के अंदर टू में पहले से भरा रहेगा, फिर सीसी में भी भरा रहेगा, बीसीसी में भी भरा रहेगा, कुछ चीज़ें सब्जेक्ट पहले से लिखा रहेगा, और बॉडी में भी हो सकता है कुछ चीज़ें पहले से ही लिखी रहें। जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूँ वो सारी चीज़ें पहले से ही लिखी रहें। एक सिंपल सा तुरंत आउटलुक खुल जाए, आउटलुक के अंदर ये सारे न्यू मैसेज पे अपने आप खुल के वो डायलॉग बॉक्स आ जाए, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें पहले से भरी रहें। तो उस फील्ड्स को हम लोग कहते हैं प्री फिलिंग फील्ड्स, जिसके अंदर हम लोग एक ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मेरी पिछली वीडियो जिन लोगों ने पढ़ी होगी, जो लोग फंडामेंटल्स अबाउट यूआरएल पढ़े हैं, तो उनको पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं। डेट इज़ नोन एज क्वेरी सेपरेटर। इसको यूज़ करने वाले हैं, और इस एंड ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं टू डिवाइड दिस फील्ड्स, ठीक है। इन फील्ड्स को अलग अलग करने के लिए हम ये एंड ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने से पहले हम लोग ये देते हैं क्वेरी सेपरेटर, फिर हम सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ये लिखते हैं। मतलब कि कोई सब्जेक्ट हमें लिखनी है तो हम उसके लिए ये लिखते हैं। अगर आप इसमें से ये मॉड्यूलो 20 नहीं लिखते हो तो भी काम चल जाएगा। ये यूआरएल एनकोडिंग होती है। स्पेस के लिए, स्पेस कैरेक्टर के लिए हम लोग मॉड्यूलो 20 यूज़ करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये भी बता रखा था फंडामेंटल्स अबाउट यूआरएल में। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर आराम से पढ़ सकते हो इस बारे में, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट सब्जेक्ट। नाउ बॉडी में भी यही है। हमने एक बार सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें बॉडी लिखनी है। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसके बाद एंड लगा करके बॉडी की स्ट्रिंग लिख सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मॉड्यूलो 20 सिर्फ स्पेस कैरेक्टर है। अगर आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। वो यूआरएल सिर्फ ब्राउज़र के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अगर आप ब्राउज़र नहीं यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, ठीक है। और CCBC, मान लो कि आपको सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट CCBC लिखना है तो आप यहाँ पे एंड लगा के ये स्ट्रिंग लिख लोगे। अगर आप मान लो लिखना है कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, मतलब सब्जेक्ट लिखना है, फिर CCBC लिखना है, और फिर बॉडी लिखना है, ऐसा लिखना है तो आप सब्जेक्ट लिखो, फिर CCBC की लिस्ट हो, फिर बॉडी का स्ट्रिंग लिख दो। इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट, जब आप लिंक क्लिक करोगे तो आपका सब्जेक्ट भी भरा रहेगा, CCBC भी भरा रहेगा, CC और BCC, और बॉडी भी भरी रहेगी, ठीक है। सॉरी, मल्टीपल रिसिपेंट्स, मतलब अब हमें और भी, मतलब मान लो कि एक ईमेल एड्रेस में नहीं भेजना है, मुझे मान लो 2 या 3 ईमेल एड्रेस में भेजना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा सेपरेटर, ठीक है। हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। एक ईमेल लिखा, कॉमा लिखा, फिर दूसरा ईमेल लिखा, फिर कॉमा लिखा, फिर तीसरा ईमेल लिखा, फिर कॉमा, फिर चौथा ईमेल लिख दिया। ये तो 2 के अंदर ये चारों ईमेल आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अभी देख लेंगे भाई, सब चीज़ों पे एग्जाम्पल देखेंगे। और एनकोडिंग के लिए तो अभी हम लोग ने देख लिया कि स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए यूआरएल एनकोडेड इस्तेमाल किया जाता है। फॉर स्पेस वी यूज़ मॉड्यूलो 20, ठीक है। फाइल अभी देखेंगे, पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी सर्च किया और कोई पेज ही खोल लेता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो ये तो बहुत मेसी लग रहा है। ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ खोल लेता हूँ यार। ओके, चलो मान लो मैंने ये वेबसाइट चूज़ कर ली। मैं ये वेबसाइट में गया, मैंने इंस्पेक्ट में गया, ठीक है। इंस्पेक्ट में जा करके मैं कोई भी सेक्शन एक चूज़ कर लेता हूँ। मान लो मैंने डिटेल्स सेक्शन चूज़ कर लिया। इन डिटेल्स सेक्शन के नीचे मैं चाहता हूँ कि मैंने एक एंकर टैग बना देता हूँ,
मैंने एक एंकर टैग बना दिया। इस एंकर टैग के अंदर मैंने लिख दिया मेल मी, और मैंने एक href पास कर दिया, एक href एट्रीब्यूट पास किया जिसके अंदर मैं मेल टू प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ और किसको भेज रहा हूँ, मैं अपना ही ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है, जो कि है coderujual@gmail.com। ठीक है, मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली, एक सिंपल सा कुछ नहीं, मैंने एक एंकर टैग बनाया जिसके अंदर मैंने href एट्रीब्यूट डाला, href एट्रीब्यूट के अंदर मैंने मेल टू प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया और एक अपना ईमेल आईडी दे दिया, दैट्स इट। और जब मैं इतना कर देता हूँ और जैसे ही मैं इस लिंक जो यहाँ तुम लोग को मेल मी दिख रहा है, इस मेल मी, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो मेल मी दिख रहा है इस पर जैसे क्लिक करूँगा, राइट, देखो ये डायरेक्ट खुल रहा है, और ये देखो 2 के अंदर मेरा डायरेक्ट वो खुल गया, मैं यहाँ पे नहीं गया, देखा, मैं डायरेक्ट ही खुल गया। ये काम होता है मेल टू प्रोटोकॉल का, ये सीधा मेरे सिस्टम के अंदर जो मेल का क्लाइंट है, यानी मेल क्लाइंट है, दैट इज़ जो मेल का आपका ऐप है, जो ऐप यूज़ हो रहा है, दैट इज़ या तो जीमेल होगा या आउटलुक होगा, एप्पल मेल होगा, उसको अपने आप खोल देगा और उसके अंदर जो आप मेल पास किए होगे वो मेल सीधा 2 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर, वो हमने जस्ट अभी देखा। अब हम जानते हैं प्री फिलिंग फील्ड्स। अब हम लोग एक एक करके प्री फिलिंग फील्ड्स को भी समझते हैं। ठीक है, मैं इसी को और अपडेट करता हूँ। ओप्स, लगता है मैंने गलती से दबा दी है। एडिट एज HTML, मैं यहाँ गया और मैंने क्या किया, मैंने किया इसको सेपरेट और मैंने लिख दिया ओके सब्जेक्ट लिखा, इज इक्वल टू लिखा, और इज इक्वल टू करके मैंने एक स्ट्रिंग अगेन पास कर दी। मैं ऐसे पास कर रहा हूँ, इसमें स्ट्रिंग पास करते हैं ना भाई, नहीं पास करते, सॉरी गाइस। मैं लिख देता हूँ हेलो भाई, की हाल है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें CC और BCC भी ऐड कर दूँ, तो मैंने हैंड लगाया CC इज इक्वल्स टू phoenixmind3@gmail.com। ये भी मेरी ईमेल आईडी है, मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, और मैं चाहता हूँ BCC भी ऐड करना, ठीक है। BCC इज इक्वल्स टू, और मैं इसमें ये डाल देता हूँ यार, एक फोटो नहीं, फिनिक्स से डाल देता हूँ, phoenixmind3@gmail.com। और मैं चाहता हूँ बॉडी भी दूँ, तो मैंने बॉडी भी दे दी। बॉडी के अंदर मैंने लिखा सब बढ़िया मेरे भाई, सॉरी, ठीक है। तो अब ये मेल मी वाला लिंक अपडेट हो गया। अब इस मेल मी वाले लिंक को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखना क्या होता है। क्लिक किया, ये ओपन हो गया और न्यू कंपोज या न्यू मेल खुला। देखो टू के अंदर भी फिल हो गया, CC के अंदर भी फिल हो गया, BCC के अंदर भी फिल हो गया, सब्जेक्ट भी फिल हो गया और बॉडी भी फिल हो गई। सब कुछ अपने आप फिल हो गया। और ये कैसे हुआ? मेल टू प्रोटोकॉल की मदद से, जो कि मैंने सिर्फ एक लिंक लिखा, उसके अंदर एक बस कुछ चीज़ें लिखी हैं, एंड ऑपरेटर और क्वेरी सेपरेटर का इस्तेमाल किया, कुछ मेल्स डाले, कुछ ऐसे ही करके कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे, कुछ ये सब चीज़ें प्री फिलिंग फील्ड्स भरी। करने के बाद सिर्फ एक लिंक क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें आपकी खुल जाएंगी, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट मेल टू प्रोटोकॉल। हाँ, और एक और चीज़ देखना था ना, मल्टीपल को भेजना था, मल्टीपल। अभी तो मैं सिर्फ इसी को भेज रहा हूँ, राइट। मैं कॉमा लगाता हूँ, मैं अपनी एक और किसको भेजूँ? ओके, कोडर दोबारा हो जाएगा, फिनिक्स ही कर देता हूँ। देखो, अब मैंने 2 ईमेल आईडी पास की हैं, तो अब क्या करना देखना, 2 के अंदर 2 ईमेल आईडी आ जानी चाहिए, यानी जो 2 सेक्शन होता है कि मेल किसको भेजना है, वो जो 2 सेक्शन होता है उसके अंदर 2 ईमेल आईडी आ जानी चाहिए। मैंने ऐसे क्लिक किया और ये खुला, और ये देखो 2 सेक्शन के अंदर दोनों ईमेल आईडी आ गई। CC के अंदर भी है, BCC के अंदर भी है, सब्जेक्ट भी है, बॉडी भी है, सब कुछ मस्त। समझ गए मेल टू प्रोटोकॉल के बारे में? समझ गए? अच्छे से समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो वही चीज़ जो मैंने मेल वहाँ लिखा, जो मैंने पूरी लिंक वहाँ लिखी, वही पूरी लिंक ये है, ठीक है। तो अब ये था हमारा मेल टू प्रोटोकॉल। आई होप आप लोग ये समझ गए होगे कि मेल टू प्रोटोकॉल है क्या, काम कैसे करता है और कहाँ काम करता है। ये URL में काम नहीं करेगा कि अगर आप चाहो यहाँ मेल टू लिख करके अगर आप सेंड करो तो नहीं हो सकता, सॉरी। लेकिन हाँ, अगर आप
HTML के अंदर अगर आप लिखना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि थोड़ा इंप्रेशन बढ़े, जैसे कोई आपकी लिंक को क्लिक करे आपके मेल के लिए, तो आपका सब्जेक्ट वगैरह सब चीज़ें पहले से लिखा जाए, तो आप इस मेल टू प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फाइल प्रोटोकॉल का। फाइल प्रोटोकॉल कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये सिस्टम बेस्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस फाइल्स ऑन ए लोकल फाइल सिस्टम और नेटवर्क शेयर। मतलब कि मान लो कि कोई फाइल मेरे सिस्टम के अंदर है, मैं उसको नेटवर्क में या कोई ब्राउज़र में मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको ओपन कर सकता हूँ बाय यूजिंग फाइल प्रोटोकॉल। और उसका जो सिंपल तरीका होता है, इसमें एक स्लाइटली मिस्टेक है, इट इज़ दिस, ठीक है। हाँ, तो ये तुम लोग देख सकते हो, सिंपल फाइल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, 3 फॉरवर्ड स्लैशेस है, ये इसका प्रीफिक्स हो गया फाइल प्रोटोकॉल का, और उसके बाद पाथ टू फाइल, हमने फाइल का पाथ डाल दिया, ठीक है। दैट वाज इट। अगर आप चाहो तो इसका एक लाइव एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ गया, इसका एक लाइव एग्जांपल, मान लो मैं ये खोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ गया, ओपन विथ गूगल क्रोम, तो ये देखो, अगर तुम लोग इसका ये फाइल लिखा, फाइल प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल प्रोटोकॉल कहेगा 3 फॉरवर्ड स्लैश और ये फाइल का पाथ, ठीक है। जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे उसने URL एनकोडिंग इस्तेमाल किया है, जानते ही हो, ठीक है। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया, वही चीज़ है। और उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो अब तुम एक नेटवर्क शेयर के अंदर, ठीक है। दिस इज़ नोन एज ए फाइल प्रोटोकॉल। तो ये था हमारा आज का कुछ टॉपिक्स जो हमने अभी अभी पढ़े प्रोटोकॉल्स के बारे में। इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका है। HTTP क्या है, HTTPS क्या है, HTTPS के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, SSL और TLS सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट और SSL TLS इंक्रिप्शन क्या है, TLS इंक्रिप्शन क्या है। बहुत कंफ्यूज लोग रहते हैं कि SSL TLS है क्या। और मैंने जब से आई थिंक मैंने बताया अपने दोस्तों को भाई SSL जा चुका है, TLS इंक्रिप्शन ही है, तो वो खुद शॉक हो गए थे कि भाई ये क्या बता दिए, कुछ नया सुनने को मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक कि बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैंने ये भी बता दिया कि SSL और TLS क्या है। अगर आपको इसके बारे में अगर अभी भी डाउट है तो आप चाहो तो इंटरनेट सर्च कर लो, ठीक है, नो इशूज़। और जो पहला आपका होमवर्क था वो ये था कि पूडल और बीस्ट अटैक क्या है, इसके बारे में आप हमें बताओ, ठीक है, ये बताओ। और हाँ, यही सारी चीज़ें थी। हाँ, और अगर आपको जानना है कि ये SPF, DKIM और DMARC क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में, तो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, एकदम लास्ट, उसके बारे में जानते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। दैट इज़ सम एन्क्रिप्शन मेथड्स, बेस 64, ROT 13, AES, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्के फुल्के इंक्रिप्शंस हैं, बेस 64 और ROT 13, बट AES जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन मेथड है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से, आई होप कि सबको समझ में आ जाए अच्छे से। तो चलते हैं, लेकिन इसको हम लोग समझने वाले पेन एंड पेपर में, तो गेट रेडी विथ पेन एंड पेपर। तो चलो पढ़ते हैं अबाउट क्रिप्टोग्राफी या एनक्रिप्शन मेथड्स। मतलब एनक्रिप्शन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टोग्राफी भी वही चीज़ है, मतलब जो एनक्रिप्शन मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं उन सब का एक कॉमन वर्ड हो गया एक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहला जो एनक्रिप्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेस 64। बेस 64 का मतलब है, जैसे मान लो कोई चीज़ का बेस 2 है तो हम उसको बाइनरी कहते हैं, किसी चीज़ का बेस 10 है तो हम उसको डेसिमल कहते हैं। वैसे ही अगर किसी चीज़ का बेस 64 है तो हम उसको बेस 64 कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसको करने का कुछ स्टेप्स होता है। सबसे पहले इसका काम क्या है, इसका काम सिंपल से यही है, ये एनक्रिप्ट करने में काम आता है। मतलब कि कोई भी एक ऐसा डेटा, कोई मान लो तुम्हारे पास कोई डेटा गिवन है, मान लो तुम्हारे पास कोई डेटा है, कोई स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग अभी रीडेबल फॉर्मेट में है, तुम उसको रीड कर सकते हो। इसको तुम ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हो जो रीड नहीं किया जा सकता, बहुत अनपैटर्न सा लगता है, जैसे ऐसे एल लिख दिया, ए लिख दिया, यू लिख दिया, एस लिख दिया, पी लिख दिया, फिर डॉट 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 लगा दिया, इज इक्वल टू लगा दिया, ये लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेस 64, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये करते कैसे हैं। सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, कन्वर्ट ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स इन बाइनरी विद देयर रेस्पेक्टिव इंटीजर प्लेस इन ASCII टेबल। ASCII टेबल के हिसाब से
जो स्ट्रिंग के अंदर एक 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 कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर का एक इंटीजर वैल्यू होगा ना स्काई टेबल में। अगर आप देखोगे जैसे कैपिटल ए जो होता है उसका जो होता है वो होता है 65, राइट। तो जो ये 65 है इस वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि इसका बाइनरी नंबर लिखते हैं, इसका एक बाइनरी नंबर होगा, वो बाइनरी नंबर लिखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, हमारा जो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर होता है, हर कैरेक्टर का एस्काई इंटीजर लिखते हैं, उसके बाद उसका बाइनरी नंबर लिखते हैं, ठीक है। फिर on join those binary digits together and then split it into 6 bit groups। उन सारे मतलब ऐसे एक कैरेक्टर है, ऐसे ही सारे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स का जो बाइनरी नंबर निकलेगा, उन सारी बाइनरी को एक साथ जोड़ करके एक लंबा सा बाइनरी कोड बनेगा। उस बाइनरी कोड के 6 बिट का एक एक ग्रुप बना लेंगे, उन सारे ग्रुप्स को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। फिर फिगर आउट दी वैल्यूज़ ऑफ ईच ग्रुप इन डेसिमल्स इंटीजर, यानी कि उन सारी जो ग्रुप्स को हम निकाल लिए, उन सारे ग्रुप्स के डेसिमल वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब 6 बाइनरी बिट का जो हम लोग ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप की एक डेसिमल वैल्यू होगी, एब्सोल्युटली होगी। तो उस डेसिमल वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। फिर असाइन दी फाइनल कैरेक्टर्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट सीक्वेंस नंबर्स। फिर हम जैसे मान लो मेरा आया 2, तो 2 के लिए जो अल्फ़ाबेट सीक्वेंस नंबर होता है वो होता है B, 1 के लिए होता है A। वैसे ही सिमिलरली देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 के लिए A होता है, 2 के लिए B होता है, और अगर 26 से ज़्यादा हो जाता है तो वो स्मॉल में हो जाता है। यहाँ देखो ये कैपिटल में चल रहा था, और जैसे ही 26 से ज़्यादा हुआ तो वो स्मॉल में हो जाता है और रिपीट कर जाता है। Z के बाद A ही आएगा, लेकिन कैपिटल A से स्मॉल a हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। आई नो कि ये समझ में ऐसे तो नहीं आया होगा, हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। समझो, जैसे मान लो इनपुट है एक मैन करके, ठीक है, ये भी रीडेबल फॉर्मेट में है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे अनरीडेबल फॉर्मेट में बाय यूजिंग बेस 64, ठीक है। मैन में MAN तीनों को अलग अलग कर लिया। फिर एस्काई टेबल के हिसाब से इन तीनों की इंटीजर वैल्यू कुछ ये है, ठीक है, और इन सब का जो बाइनरी नंबर है वो ये है। तो ये था हमारा स्टेप 1, ठीक। इन सारी बाइनरी वैल्यूज़ को फिर हम एक साथ जोड़ देंगे, तो बन गई एक लंबी। इन सारी बाइनरी वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब हम इन बाइनरी वैल्यूज़ को जोड़ने के बाद इन सारी बाइनरी वैल्यूज़ को अलग अलग करके, इन सारी बाइनरी वैल्यूज़ को 6 बिट अलग अलग करके, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग, यानी 0 1 0 0 1 1 अलग। फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग। फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग। फिर लास्ट के 6 अलग। ऐसे 6 करके एक ग्रुप बना लिया, एक एक ग्रुप बना लिया, और उन सब का एक एक क्या कहते हैं कि ये उन सब का क्या करते हैं कि इंटीजर वैल्यूज़ जो है, डेसिमल वैल्यूज़, उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। इसका अगर डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो 19 आएगा, इसका डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो 22, सिमिलरली इसका 5 और इसका 46। तो इन सारे डेसिमल वैल्यूज़ को निकालने के बाद इसका, जैसे अगर ABCD लिखोगे तो ABCD लिखोगे तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि A जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है, B जो है वो सेकंड प्लेस पे आता है, वैसे ही जो T है वो 19th प्लेस पे आता है। तो 19th प्लेस पे कौन सा कैरेक्टर आता है, T आता है। 22nd प्लेस पे कौन सा कैरेक्टर आता है, W आता है। और 5th प्लेस पे कौन सा कैरेक्टर आता है, F आता है। सिमिलरली 46 पे कौन सा आएगा, ये तो एग्जिस्टेबल ही नहीं है, 26 से बाहर नहीं हो सकता। तो अगर 26 से बाहर जाता है तो मैंने बताया था कि वो रिपीट कर जाता है और स्मॉल लेटर में हो जाता है। तो अगर तुम इसको रिपीट करके और स्मॉल लेटर में हो जाएगा, तो अगर इसको रिपीट करके तुम जाओगे तो ये तुम पहुंचोगे U पे। U है तुम्हारे 20th कैरेक्टर, ठीक है।
तुमको इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है, बस ऐसे रखो 46 में तुमको कैलकुलेट करना है u का, तो ओ यस 46 माइनस 26 कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 2 डेट इज़ 2, तो ये हो गया तुम्हारा 20 और 20 का तुम्हारा कैरेक्टर होता है u, तो बस इसको चेंज करके स्मॉल लेटर में लिख दो u, दैट्स इट। ठीक है, तो तुम्हारा जो लास्ट में जो कैरेक्टर्स आ गए उन कैरेक्टर्स को एक साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा TWFU। ये तुम्हारा एनकोडेड फॉर्मेट हो गया। हमने मैन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया TWFU में। सो एक रीडेबल फॉर्मेट से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग बेस 64। ये होता है बेस 64। लेकिन आपने किसी किसी स्ट्रिंग में देखा होगा कि लास्ट में एक इज इक्वल टू या दो इज इक्वल टू लगा रहता था, वो भी बेस 64 ही होता है। तो वो कैसे आता है, हम उस बारे में भी अब बात करते हैं। मान लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो हमने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो MA है, ठीक है। MA, M लिया, A लिया, M का 77, A का 97, M हो गया तुम्हारा ये और A का तुम्हारा बाइनरी होता है ये। इस दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 4 बच रहे हैं। तो हमको बनाना होता है 6 का। 6 का बनाने के लिए 2 की जगह कम पड़ रही है, उन 2 के लिए हमने 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए लास्ट में। मतलब हमारे पास 0 0 0 1 था और हमको बनाना था 6 के लिए, जिसमें 2 ठो प्लेस हमारी खाली पड़ रही थी। उन खाली प्लेसेस पे हमने 2 ठो ज़ीरो डाल दिए, ठीक है। हमने 2 ठो ज़ीरो डाल दिए। अब यह बन गया 6 का एक ग्रुप। तो ऐसे ही 6 के ग्रुप को अलग अलग कर लिए, फिर इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया। ये 6 का ग्रुप एक डेसिमल वैल्यू बनी, इसका एक डेसिमल वैल्यू बना, इसका एक डेसिमल वैल्यू बना, ठीक। अब इन सारे डेसिमल वैल्यूज़ आ गए। अब इसके प्लेस पे कौन सा कैरेक्टर है वो तुम लिख लोगे, जैसे अभी हमने पीछे किया। और इसके ये 4 है, देखो ये 4 है, 1 2 4, राइट। 4 है, 4 का D होता है, D लिख लिए। अब इन सब को जब हम जोड़ के लिख लेंगे तो TWD। और इज इक्वल टू एक कैसे आया, वो ऐसे आया क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो ऐड किए। अगर हम यहाँ पे 4 ज़ीरो ऐड करते हैं, मान लो हमारे पास होता 1 0 करके होता या 1 1 होता, ऐसा कोई स्ट्रिंग होता जिसके लास्ट यहाँ ख़त्म हो जाता और हमारे पास 4 खाली स्पेसेस बचते, तो उन 4 खाली स्पेसेस के लिए हम 4 ज़ीरो ऐड करते। जब हम 4 ज़ीरो ऐड करते तो उस केस में हमारे लास्ट में 2 इज इक्वल टू लगते। हमने यहाँ पे 2 ही ऐड किए हैं, तो 2 के लिए हमारा एक सिंगल इज इक्वल टू लगता है। तो MA जो बना वो TWD बना और लास्ट में 2 ऐड किए, इसलिए एक इज इक्वल टू लग गया। दैट्स इट। ये था बेस 64। ख़त्म कहानी भाई, बस इतना ही है बेस 64। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले में, दैट इज़ ROT 13। दैट इज़ हम लोग इसको ज़्यादातर बोलते हैं राइट ऑफ टेक्स्ट 13। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 13 ही है, 13 ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यू कैन यूज़ 12 ऑल्सो, 1 ऑल्सो, 2 ऑल्सो, 13 ऑल्सो, 36 ऑल्सो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये राइट ऑफ टेक्स्ट 13 हम लोग बोलते हैं। और इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है, इसको बिल्ड करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बना भी सकते हो। चाहो तो ROT 13 एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बना भी सकते हो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बड़ी बात भी नहीं है। इसमें क्या करना होता है, जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग मिली होती है, मान लो ABCD एक स्ट्रिंग मिली है, उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को 13 कैरेक्टर्स फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। जब तुम एक कैरेक्टर को 13 कैरेक्टर्स फॉरवर्ड कर देते हो तो वो कुछ रैंडम कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जैसे मान लो A है और A का जैसे जानते ही हो कि 1 प्लेस पे होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 13 कैरेक्टर फॉरवर्ड करता हूँ, यानी 1 + 13 कर दूँ तो हो जाता है 14। और 14th प्लेस पे है N, तो A की जगह पे रख देंगे N। B सिमिलरली सेकेंड प्लेस पे है, सेकेंड, यानी 2 + 13 जब हम करेंगे तो हो जाएंगे 15 पे। तो 15th प्लेस पे O है, तो सेकेंड B की जगह पे हो जाएगा O। सिमिलरली C की जगह पे हो जाएगा P और
डी के जगह पे हो जाएगा क्यू, ठीक है। इसको जैसे ये कैपिटल में है, अगर आपके पास स्मॉल कैरेक्टर्स में भी स्ट्रिंग आती है तो स्मॉल के लिए स्मॉल में ही चेंज होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है ये कैपिटल हो गया ये स्मॉल हो गया, तो इसके लिए तो ऐसा नहीं है कि ये या तो कैपिटल चलेगा तो स्मॉल चलेगा, ऐसा नहीं है। हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग चल रहा है। तो अगर ए है तो कैपिटल एन, और अगर स्मॉल बी आ गया तो स्मॉल बी के लिए स्मॉल ओ, दैट्स इट। तो अगर आपको ए भी लिखना है तो आप नो भी लिख सकते हो, एन ओ, सिंपल। रॉट 13 में नो लिख दो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने नाम के साथ एग्जाम्पल लिया था, मैं चाहता हूँ कि आप अपने नाम के साथ एक एग्जाम्पल लीजिए और रॉट 13 में उसको इनक्रिप्ट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका रॉट 13 में इनक्रिप्टेड नाम कैसा आता है। मेरा तो कुछ ऐसा आ रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। यू कौन सा है, 21, और मुझे चाहिए इसका 13 फॉरवर्ड। या तो आप गिन गिन के कर लो, या फिर मैंने जो तरीका भी बताया था, ये 21 है, 21 लिखा। अब इसमें हमें 13 फॉरवर्ड जाना है, तो प्लस 13 कर लिए, 3 1 4 2 1 3, 34 हो गया। अब हम जानते हैं ये 26 से ज़्यादा है, तो 26 के साथ माइनस कर लेते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स कितने होते हैं, 26। इसको जब आप माइनस कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो 8वां कैरेक्टर कौन सा है, एच, तो यू के जगह पे एच आ जाएगा। सिमिलरली, इट्स वेरी ईजी राइट, बहुत ईजी है। सिमिलरली जे की बात करें तो जे 10th प्लेस पे होता है, इसमें प्लस 13 करेंगे तो 23 हो जाएगा, तो डब्लू आ जाएगा। और डब्लू में अगर बात करें 23 होता है, और यही सेम ट्रिक अगर हम 23 के साथ भी अप्लाई करेंगे, प्लस 13 करेंगे, फिर 36 आ जाएगा, फिर माइनस 26 करके उसकी वैल्यू आ जाएगी 10, तो डब्लू की जगह पे जे आ जाएगा। ये देख रहे हो, जे की जगह पे डब्लू आ गया, डब्लू की जगह पे जे आ गया, वाह क्या बात है। फिर ए 1 की प्लेस में, 1 की प्लेस में हमने पहले ही एक्सप्लोर किया था कि एन आएगा, क्यों, क्योंकि 1 + 13 14 होता है। और एल है लास्ट में जिसका 12 होता है, हाँ, तो 12 + 13 करेंगे तो 25 होता है। 25 की प्लेस पे वाई है तो वाई लिख दिए, तो उज्ज्वल जो बन गया, क्या बन गया, HWJNY, दिस इज रॉट 13। मैंने जैसा बोला, आप लोग अपने नाम के साथ भी ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका क्या आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट एन्क्रिप्शन की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एन्क्रिप्शन है और बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल भी किया जाता है, और इट्स वेरी नेसेसरी टू लर्न दिस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है, AES एन्क्रिप्शन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भाई, बस ऐसा समझ लो। इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और यहाँ पे ये देख भी सकते हो, US गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इसको यूज़ भी करती हैं इन देयर एन्क्रिप्शन, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड मच पॉपुलर फॉर हायर सिक्योरिटी, हायर सिक्योरिटी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है AES एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। और जैसा मैंने भी बताया, US गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इसको इस्तेमाल करती है, और ये एक सिमेट्रिक साइफ़र है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होता है, ये हमने बात किया था अभी वीडियो में, तो ये भी एक सिमेट्रिक साइफ़र ही है। और AES जो है वो आइटरेटेड ब्लॉक साइफ़र है। आइटरेटेड ब्लॉक साइफ़र का मतलब क्या है, मैं अभी समझाता हूँ, यहाँ के थ्रू समझो। जैसे मान लो मैंने कोई प्लेन टेक्स्ट दिया, प्लेन टेक्स्ट के बाद इनिशियल परमुटेशन किया मैंने, उसमें कुछ परमुटेशंस मैंने अप्लाई किए, कुछ मैथमेटिकल चीज़ें अप्लाई की, मान लो उसको मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बना दिया। उस मैट्रिक्स में करने के बाद मैंने उसके बाइट्स में कन्वर्ट करके बाइट्स में चेंजेस किए, फिर उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ रोज़ चेंजेस कर दिए, कॉलम्स चेंजेस कर दिए, और एक लास्ट में राउंड की ऐड कर दी। अब क्या होगा कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो बॉक्स वाला प्रोसेस है, ये बॉक्स एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीटेडली रन करेगा। यही चीज़, मतलब यहाँ से जो आउटपुट आएगा, यही चीज़ वापस उसके साथ होगा, फिर बाइट्स को शिफ्ट होगा, फिर फिर रोज़ शिफ्ट होंगे, फिर कॉलम्स शिफ्ट होंगे, फिर एक राउंड की ऐड हो जाएगी, फिर रन करेगा, फिर जो आउटपुट आएगा फिर उसमें यही चीज़ होगा, फिर बाइट्स सब्स्टिट्यूट होंगी, फिर रोज़ शिफ्ट होंगी, फिर कॉलम्स मिक्स होंगी, और फिर राउंड की ऐड होंगी। फिर ऐसे फिक्स नंबर टाइम्स ऐसे रिपीट होने के बाद वो जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो ऐसा इनक्रिप्ट हो जाता है भाई, ऐसा इनक्रिप्ट हो जाता है कि उसको
लगता ही नहीं भाई ये क्या हो गया है, उसको देख के लगेगा कि भाई ये क्या लिखा है, क्या है ये। तो ऐसे जो लास्ट में बनता है, फिर लास्ट के वाले जो राउंड में होता है उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट बाइट्स को सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और रोज़ को शिफ्ट कर देंगे। लास्ट में एक राउंड की ऐड करेंगे फॉर राउंड की, एक तरह का वो समझ लो वैलिडेशन चेक होता है। जब आपका एक n नंबर टाइम्स आपका वो राउंड रन हो जाएगा तो आप उस लूप से बाहर हो जाओगे, इस सब्स्टिट्यूट वाले लूप से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपका ये राउंड ऐड हो जाएगा और लास्ट राउंड अगर ये होगा तो यानी जब आप n=n में पहुंच जाओगे तो आप इस लूप से एग्ज़िट कर जाओगे। तो अब जब आप इस लूप से एग्ज़िट कर जाओगे तो जो आपके पास लास्ट में जो इस प्लेन टेक्स्ट का आउटपुट आएगा वो एक साइफर टेक्स्ट होगा, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखा हो सकता है कुछ ऐसे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लिखा हो जिसमें सिर्फ जिसमें सिर्फ मान लो कि इसमें सिर्फ डॉट इस्तेमाल हो, एस्ट्रिस इस्तेमाल हो, डैश इस्तेमाल हो, हाइफन्स इस्तेमाल हो, स्लैश इस्तेमाल हो, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हमको देखने को मिले 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 ऐसे करके कुछ देखने को मिले। ठीक है, तो ये तो हमारा AES एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, AES इनक्रिप्शन। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ कंप्लीट होता है, दैट्स ऑल। यही था हमारे पास अभी तक सब कुछ, जितना हमने अभी तक पढ़ा। आई थिंक कि आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक URL कैसे सिक्योर रहता है और उसका डेटा कैसे सिक्योर्ड फॉर्मेट में ब्राउज़र से सर्वर तक जाता है। ठीक है, चलो फिर तो मैंने जो होमवर्क दिए हैं वो सारे होमवर्क आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो मैं जो लाऊंगा वो लाऊंगा जल्दी ही, लेकिन मैं अब लाऊंगा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे, जैसे कि हो गया OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, इन सब के बारे में लेके आऊँगा। तो जस्ट गेट रेडी फॉर दैट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।